हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। तो चलिए फिर जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। और राजपूतों की उत्पत्ति ये टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकेंड ग्रेड की हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो, इसमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक आध क्वेश्चन तो हमेशा पूछा ही जाता है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजपूत शब्द की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी तो इस शब्द के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग में लाया जाता था। तो कहा कि क्षत्रिय। ठीक है, अब राजपूत शब्द के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता था, तो क्या बोला कि क्षत्रिय शब्द। अब बोला कि जो क्षत्रिय शब्द है वो क्यों, कैसे पता कि क्षत्रिय शब्द प्रयोग में लाया जाता था। तब कहा गया कि जाओ फिर वेदों की तरफ। सबसे पहले वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। अब के सबसे जो पुराना वेद और जो सबसे बड़ा वेद है वो कौन सा है, तो क्या ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। ठीक है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें क्या बताया गया है, तो फिर उसमें बताया गया है कि मानव की जो 4 जातियां हैं उसका उल्लेख किया गया है। आदि मानव करके एक व्यक्ति बताया गया है जिसकी तुलना किससे की गई है, तो कि ब्रह्मा से की गई है। और कहा गया है कि जो वो आदि मानव है उस आदि मानव के मुख से, उसके जो मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो कि ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। फिर उनकी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो के क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। फिर जांघों से, तो किसकी जांघों से उत्पत्ति हुई है, तो वैश्य की। और सबसे अंतिम में पैरों से किसकी तुलना की गई है, तो वो की गई है शूद्र की। तो कहा गया है कि जो ये 4 जातियां है, ये मानव की जो उत्पत्ति है वो ऋग्वेद काल के जो 10वें मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में इसका वर्णन पहले से ही किया गया है। और कहा गया है कि जो ये क्षत्रिय है यही बाद में जाकर राजपूत कहलाए। ठीक है, फिर हम एक राजा पढ़ते हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा। हर्षवर्धन के समय में एक व्यक्ति आया था जिसका क्या नाम था, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग आया था। कहाँ से आया था, तो ये चीन से आया था। चीन की चीजें तो सारी क्या होती है, खराब होती है। अभी ये कोरोना ही देख लो, कितनी बड़ी बीमारी फैल गई, कितने लोग मर रहे हैं इससे, है ना। और उस समय में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। फिर उस समय में कहते हैं कि राजा के दरबार में उससे नीचे के पद पर सामंत काम करते थे। ठीक है, कौन काम करते थे, सामंत। जैसे कि हमने मान लिया सामंत है ये। ठीक है, अब इनके ऊपर काम, ये राजा के नीचे काम करते हैं। अब हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है, 7वीं शताब्दी में। और ये जो सामंत है ये अपने आप को राजा के पुत्र मानते थे। राजा के पुत्र मतलब राजपुत्र। ठीक है, उस समय में राजा और सामंत के जो मध्य जो संबंध होता था वो जो पिता पुत्र के समान होता था। तो वो ये अपने आप को क्या कहते थे कि हम तो राजा के पुत्र है, तो क्या कहते थे उनको, राजपुत्र। फिर 7वीं शताब्दी में जो हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो जो ये सामंत है वो सामंत क्या हो जाएंगे, एक तरीके से स्वतंत्र राजा हो जाएंगे। उनके ऊपर कोई राजा नहीं है, ये खुद ही अपने अपने जो क्षेत्र है उनके क्या है, वो स्वतंत्र राजा है। तो कहते हैं कि जो बाद में जो ये राजपुत्र है ये ही राजपूत कहलाए। अब राजपूत कैसे कहलाए, तो हमने हमारी सुविधा से पुत्र का त कर दिया, तो बाद में यही क्या हो गए, राजपुत्र से राजपूत हो गए। ठीक है, अब 7वीं शताब्दी के बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई
तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आता भी है कि जो राजपूत काल है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो ये कब से कब तक का माना जाता है, तो ये माना जाता है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राजपूत काल है वो कब से कब तक का माना जाता है। तो वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का माना जाता है। और फिर इसके बाद में कौन सा आया, तो इसके बाद सल्तनत काल आ गया था। ठीक है, अब जैसे कि हम और भी देखते हैं, जैसे ये राजपूत काल, उसके बाद में सल्तनत काल, हम और भी दूसरे हमने पढ़े मौर्य काल, गुप्त काल। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक काल था राजपूत काल। ठीक है, जो कब से कब तक का है, तो वो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का माना गया है। फिर उसके बाद की जो पृथ्वीराज चौहान था, वो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुई, उसकी मृत्यु हुई 1192 में इसकी मृत्यु हुई। और 1192 में कौन सी, तो ये 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी, इसकी मृत्यु के बाद सल्तनत काल आ गया था। तो मतलब कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो इनकी जो मृत्यु के जो बीच का जो समय है, कौन सा, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का, तो वो राजपूत काल माना जाता है। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं कि इसके बाद में सल्तनत काल आ जाता है। तो सल्तनत काल की पहले कहा जाता था कि भारत में जो दिल्ली है उसके ऊपर किसी राजा का अधिकार हो गया, मतलब वो पूरे भारत पर उसका खुद का शासन होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान के जो प्रथम राजा जिन्होंने दिल्ली पर अपना शासनकाल, अपना आधिपत्य जताया था, सबसे पहले जो दिल्ली के जो राजा बने थे वो राजस्थान के कौन से राजा थे, उनका क्या नाम था, तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो विग्रहराज चतुर्थ क्या थे, भारत के प्रथम राजा, जो दिल्ली पे शासन करने वाले प्रथम राजा कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ। और कहते हैं कि इनके शासनकाल में जो अजमेर है, वो अजमेर क्या थी, पूरे भारत की राजधानी थी। अजमेर क्या थी, पूरे भारत की राजधानी थी। ठीक है, भारत की राजधानी। उस समय में जो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पे अपना अधिकार जमाया, तब उस समय अजमेर भारत की राजधानी थी। अब हम देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन तो इसमें से पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज की जो राजपूत काल है वो कब से कब तक का माना गया है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। फिर अगर आप एग्जाम की राजस्थान एग्जाम से की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट की, तो उसमें पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो राजस्थान के दिल्ली पर अधिकार करने वाले कौन से राजा थे, तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ। उस समय में जो अजमेर था वो भारत की क्या थी, राजधानी थी। अब फिर इसमें से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताई गई है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं अब आगे। फ्रेंड्स, अब हमने राजपूतों की उत्पत्ति देखी। अब इसमें से मैं जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिए, इसमें पूछे जा सकते हैं कि जो अग्निकुंड सिद्धांत से किसके द्वारा माना जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है राजपूतों की, ये जो इनकी जो उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा हुई है। फिर इसमें से पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति कौन मानता है। फिर वैदिक आर्यों से इनकी जो उत्पत्ति है वो किनके द्वारा मानी जाती है। फिर विदेशियों से इनकी उत्पत्ति, सूर्यवंश से इनकी उत्पत्ति, और फिर मिश्रित मूल सिद्धांत के द्वारा इनकी उत्पत्ति कौन समर्थक, कौन विद्वानों के द्वारा इनको माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर अब एक एक करके इनके बारे में हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा किन विद्वानों के द्वारा माना गया कि जो राजपूत है इनकी जो जन्म है, इनकी जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत के द्वारा हुई है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत, ये पृथ्वीराज जो रासो है, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और उसके जो लेखक है वो कौन है, तो वह है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो वो है लाहौर में। ठीक है, अब फिर बाद में देखते हैं कि इस ग्रंथ को
चंडू खाने की गप भी कहा गया है। अब चंडू खाने की गप मतलब कि फ्रेंड्स इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें एक तरीके से कही गई है। इसमें कहा गया है कि जब युद्ध हो रहा था तो जब दो घोड़े जब दौड़ लगा रहे थे तब इतनी मतलब उनकी स्पीड इतनी थी कि जो धूलों की जो कण है वो पूरे आसमान को उन्होंने ढक लिया। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी उसमें बातें फेंकी गई है कि उसको क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है चंडू खाने की गप कहा गया है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं 69 प्रकार के सर्ग है इसमें, फिर 61 प्रकार के इसमें छंद है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो भाषा जो प्रयोग में लाई गई है वो भाषा कौन सी है, तो वो है पिंगल भाषा। ठीक है, दो प्रकार की भाषा होती है, एक तो पिंगल होती है, एक डिंगल होती है। जो इसमें चंद्रबरदाई ने जो भाषा का जो प्रयोग किया था पृथ्वीराज रासो में वो कौन सी थी, तो वो थी पिंगल। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए बताया जाता है कि ये 56 छंद है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है, और चंद्रबरदाई को 56 छंद का राजा भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसमें सबसे ज़्यादा जो 56 छंद का उपयोग किया है, इसलिए इनको 56 छंद का राजा भी कहा गया है। ठीक है, फिर इसमें कहानी बताई गई है कि जो वशिष्ठ ऋषि द्वारा जो यज्ञ में 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है। इसमें कहा गया है कि जो वशिष्ठ ऋषि थे वो आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को जो राक्षस थे वो राक्षस उस यज्ञ को पूरा नहीं करने दे रहे थे। उसमें बार बार किसी प्रकार के कोई ना कोई हड्डियां वगैरह उसमें डाल रहे थे, कहते खून हड्डियां इसमें डालने के कारण वो जो उनका यज्ञ था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जब राक्षसों का नाम आए तो उसके इतने बड़े बड़े दांत हो, विचित्र प्रकार का प्राणी हो, बहुत लंबा चौड़ा हो, कि राक्षस प्रवृत्ति जो वो बुद्धि के आधार पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो राक्षस थे वो जो ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि, इनका जो यज्ञ है वो पूरा होने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने यज्ञ के द्वारा उन्होंने 4 व्यक्तियों को उसमें से यज्ञ में से उन्होंने 4 व्यक्तियों की जो योद्धाओं की उत्पत्ति की। और कहते हैं कि वो जो 4 व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इसकी आपको कंटिन्यूटी याद रखनी है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और बाद में कहते हैं कि यही बाद में जाकर 4 जातियां बनी थी। ठीक है, अब इसको किनके द्वारा पक्ष में, अब ये जब पृथ्वीराज रासो है इसमें बताया गया कि ये इस कहानी के द्वारा इस जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा इनका जो जन्म हुआ, तब इसमें कुछ पक्ष में आए और कुछ इसके विपक्षी भी हुए। साइंटिस्ट कुछ कहने लगे कि आज का जो वैज्ञानिक पद्धति है इसके आधार पर इसको कौन सत्य मानेगा, और कुछ विद्वान थे वो उसके पक्ष में भी आए। और जो पक्ष में विद्वान आए वो कौन कौन है, तो उसको हम देखते हैं। सूर्यमल मिश्र हाड़ा शासकों के दरबार में थे इसलिए, और हाड़ा शासकों की जो उत्पत्ति है वो किसके द्वारा मानी गई है, तो ये यज्ञ के द्वारा मानी गई है। तो वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि उनकी उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा हुई हो, तो इसलिए जो सूर्यमल मिश्र है वो इसको सही मानते हैं। ठीक है, अब टॉड ने इसको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। अब इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किस प्रकार से दिया है, वैसे तो ये इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे मानते थे, विदेशियों से मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि हाँ हो सकता है, उनके द्वारा कहा गया कि हो सकता है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो जब वो ऋषि मुनियों को वो लोग परेशान करते थे, राक्षस जो प्रजाति के जो लोग थे वो ऋषि मुनियों को यज्ञ में वगैरह बाधा डालते थे, उनको विघ्न डालते थे, उनको यज्ञ करने नहीं देते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी जो उत्पत्ति है वो यज्ञ के द्वारा की गई हो सकता है कि जो उनके आसपास के जो इलाके के लोग हो उनमें से किसी 4 व्यक्तियों को हाथ में तलवार दिलाकर जो अग्नि है उनकी कसम खिलाकर उसकी साक्षी बनाकर उनको उस जो राक्षसों से लड़ने के लिए उनको तैयार किया गया हो। ठीक है, उनके द्वारा ऐसा माना गया, और हो भी सकता है इस बात को सच भी माना गया है क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह है, उन्होंने सामान्य जो प्राणी थे, सामान्य व्यक्तियों को भी हाथ में तलवार देकर योद्धाओं के रूप में उन्होंने उनसे कार्य करवाया था, योद्धा उन्हें बनाया था। तो वैसे भी हो सकता है कि जो सामान्य व्यक्ति, जो हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, उनको भी इसके लिए तैयार किया गया हो। तो इसके द्वारा वो जो टॉड थे वो मानते थे कि
इनकी जो उत्पत्ति है किसी यज्ञ के द्वारा नहीं हुई है। इनकी जो उत्पत्ति है वो आसपास के जो लोग थे उनमें से जो चार व्यक्तियों को उसके लिए तैयार किया गया, उनसे लड़ने के लिए तैयार किया गया और बाद में वही चार व्यक्ति आगे जाके चार जातियों में बट गए। ठीक है। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति कौन कौन से विद्वान मानते हैं, कौन कौन इतिहासकार मानते हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गोपीनाथ शर्मा हैं वो मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किनके द्वारा हुई है, तो वो हुई है ब्राह्मणों के द्वारा। क्योंकि आप देखिए ये भी क्या है, शर्मा, और ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति वो लोग मानते हैं क्योंकि ये भी शर्मा है, ये भी क्या है, एक तरीके से ब्राह्मण है। तो हो सकता है कि ये इसलिए मानते हैं, इसलिए आपको एक तरीके से याद हो जाएगा कि जो ब्राह्मणों से उत्पत्ति है वो भी एक ब्राह्मण के द्वारा ही मानी गई है। ठीक है, ब्राह्मण गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। ठीक है। अब ये किसके द्वारा मानते हैं, तो ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, जो बिजोलिया का शिलालेख प्राप्त हुआ उसके अनुसार गोपीनाथ शर्मा मानते हैं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। अब डॉक्टर भंडारकर भी मानते हैं कि जो ब्राह्मणों से हुई है उन राजपूतों की उत्पत्ति, लेकिन विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। किनसे हुई है, विदेशी ब्राह्मणों से। अब हम देखते हैं कि सूर्यवंशी से राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानी गई, कौन मानता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी के द्वारा हुई। तो चलिए फिर वो देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजपूतों की है वो 3 श्रेणियां हैं। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी है, तो है सबसे पहले सूर्यवंशी, जिसमें हमने रामायण में वगैरह देखा है कि उसमें बार बार आर्य शब्द का और सूर्यवंशी शब्द का बार बार उल्लेख होता है। फिर हम देखते हैं कि चंद्रवंशी और तीसरा है यदुवंशी। 3 प्रकार की राजपूतों में 3 श्रेणियाँ उल्लेखित है। फिर उसके बाद हम राजपूतों की जो टोटल शाखाएँ हैं वो कितनी है, तो वो है 36। ठीक है, टोटल शाखाएं कितनी है, 36 है। अब 36 को फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और यदुवंशी इन तीनों में अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। अब इस जो सूर्यवंशी है इनमें जो मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, इसको हम बहुत एक छोटी सी टेक्निक है उसके द्वारा हम इसको याद करते हैं। तो चलिए फिर अब हम देखते हैं कि जो राम थे वो क्या थे, सूर्यवंशी थे। इसका हमें उल्लेख रामायण में मिलता है। और जो कृष्ण थे वो कौन से थे, वो चंद्रवंशी थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो राम के पिता का क्या नाम था, तो दशरथ था, और दशरथ क्या थे, सूर्यवंशी। और जो विद्वान मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी के द्वारा हुई है, तो वो कौन है, दशरथ शर्मा। तो ये और ये दशरथ क्या हो गए, एक तरीके से ये भी, इनका नाम भी क्या है, दशरथ। ठीक है, दशरथ शर्मा, ये क्या है, ब्राह्मण। तो इस प्रकार से हमको ये क्या होता है, बहुत इजी वे में, बहुत आसानी से ये पूरा हमको याद हो जाता है। ठीक है। तो राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई थी। ये कौन मानते हैं, तो ये मानते हैं दशरथ शर्मा मानते हैं। और जो दूसरे हैं वो है जगदीश गहलोत, ये भी मानते हैं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी से हुई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वैदिक आर्यों से उत्पत्ति कौन मानते हैं, किनके द्वारा माना जाता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति वो वैदिक आर्यों से हुई थी। तो ये मानते हैं कि ये जो क्षत्रिय थे और आगे चलकर राजपूत कहलाए। अब हम जब आर्य में देखते हैं तो उसमें भी मेनली उसमें आप देखते हो कि वो युद्ध वगैरह करने का कार्य करते थे। तो वही जो सीवी वैद है और जो डॉक्टर ओझा है वो मानते हैं कि जो आर्यकाल में जो वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वही आगे जाके क्या बने, राजपूत कहलाए। ठीक है। और ये मानते हैं सीवी वैद और डॉक्टर ओझा। अब हम देखते हैं कि विदेशियों से उत्पत्ति किनके द्वारा मानी गई, कौन से विद्वान है जो मानते हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है विदेशियों से। अब इनको मानने वाले जो इतिहासकार है फ्रेंड्स वो भी क्या है, सारे विदेशी ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि टॉड, कनिंगम, V.S. स्मिथ। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब वो आप देखिए, जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे भी गया था। तो देखिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक व सिंथियन जाति से कौन मानता है, कि राजपूत जाति, जो राजपूत जाति है इसकी जो उत्पत्ति है वह शक व सिंथियन जाति से कौन मानता है, तो कौन मानता है, टॉड। इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को आप वेरी मोस्ट कर देना क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम है इनमें पूछा भी गया है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से कौन मानता है,
तो कनिंघम, ठीक है। अब तीसरा कि राजपूतों की उत्पत्ति होना से कौन मानता है, तो V.S. स्मिथ। ये तीनों ही क्या है, विदेशी विद्वान हुए हैं, ठीक है। अब हमारा जो अंतिम है मिश्रित मूल सिद्धांत। अब सारे अलग अलग सबने माना, किसी ने माना कि इनकी जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी से हुई है, किसी ने बोला कि इनकी वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे आपस में क्या हो गए, लड़ने झगड़ने लग गए। तो फिर बाद में जो मिश्रित मूल सिद्धांत जो D.P. चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया और कहा गया कि जो राजपूत वंश की जो उत्पत्ति है वो आर्य, कुछ जो राजपूत है वो आर्यों से उत्पन्न हुए, कुछ है जो सूर्यवंशी से उत्पन्न हुए, कुछ हुए जो यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए, ठीक है। इस प्रकार से जो जिसने मत दिया वो कहा कि कुछ कुछ इनके द्वारा उत्पन्न राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिश्रित जो मूल सिद्धांत है इसके विद्वान जिन्होंने माना वो कौन है, वो D.P. चट्टोपाध्याय। अब इसी के साथ ही जो हमारा जो टॉपिक है जो टॉपिक था हमारा राजपूतों की उत्पत्ति, ये टॉपिक आज क्या होता है, समाप्त होता है। और फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद।